नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का आवंटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह और लोक प्रशासन अपने पास रखे। तेजस्वी प्रसाद को स्वास्थ्य और सड़क निर्माण विभाग मिले। रक्षा मंत्री ने संचालन तैयारी बढ़ाने के लिए स्वदेश विकसित उपकरण और प्रणाली सेना को सौंपी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नागरिकों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के लिए नागरिक सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बुनियादी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय निधि का समय से उपयोग करने को कहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में व्यापक सुधार पर बल दिया। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अब तक 6 करोड़ से अधिक तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की गई। पहलगाम में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या 7 हुई। और डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और एफसी गोवा का मैच जारी। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के सदस्यों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। राज्यपाल फागू चौहान ने आज 31 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाई। इनमें राष्ट्रीय जनता दल के 16 और जनता दल यूनाइटेड के 11 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने पहले की तरह गृह के साथ अन्य प्रमुख विभाग अपने पास रखे हैं। मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को लोक प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय और चुनाव कार्य विभाग नहीं सौंपा गया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को स्वास्थ्य, सड़क निर्माण, शहरी विकास और ग्रामीण कार्य विभाग सौंपा गया है। जनता दल यूनाइटेड के विजय कुमार चौधरी को वित्त विभाग दिया गया। कांग्रेस इस महागठबंधन का हिस्सा है और उसके आफाक आलम और मुरारी गौतम को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन और एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह को भी महागठबंधन सरकार में मंत्री पद दिया गया है। 16 विधायकों वाले वाम दलों ने सरकार का हिस्सा न बनने का फैसला किया है। नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में स्वदेश में विकसित उपकरण और प्रणालियां सेना को सौंपी। इनमें भविष्य के इन्फेंट्री सोल्जर, नई पीढ़ी के एंटी पर्सनल माइन, टैंकों के लिए उन्नत दृश्य प्रणाली, हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड व्हीकल और असॉल्ट बोट्स जैसे अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं। भारतीय सेना ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से इन्हें विकसित किया है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण से अनुरूप ये कार्य किया गया है। राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपकरण और प्रणालियां भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की क्षमता और दक्षता को बढ़ाएंगी। हमारी सेना को 9 इंडिजिनस इक्विपमेंट हैंडओवर किए जा रहे हैं और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंतर्गत एमईएस द्वारा लगभग 200 ई ट्रेनिंग वीडियोज की भी लॉन्चिंग हुई है। नई टेक्नोलॉजी लाने का केवल यही मतलब नहीं होता है कि अब काम काज जल्दी होने लगेंगे। नई टेक्नोलॉजी लाना या नया कार्य करना यह बताता है कि आप सब अपने उत्तरदायित्व के प्रति कितने सजग हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि ये निजी क्षेत्र और अन्य संस्थानों के साथ संयुक्त रूप से तैयार देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि बदलते समय के साथ सशस्त्र बलों की जरूरतें बढ़ रही हैं। उन्होंने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को तैयार रहने में सहायता के लिए नवीनतम तकनीक पर आधारित ढांचागत विकास का आह्वान किया। श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों से आग्रह किया कि वे उत्कृष्टता के प्रयास करें और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित होने को तैयार रहें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों से नया पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए नागरिक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि जीवंत, बहुआयामी, समावेशी और भविष्योन्मुखी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप वैश्विक दृष्टि के साथ सांस्कृतिक प्रतिबद्धता,
औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त शिक्षा और अगली पीढ़ियों में गर्व की भावना पैदा करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप तय करने और पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकें और अन्य संबंधित सामग्री तैयार करने के लिए ऑनलाइन जन विमर्श सर्वेक्षण शुरू किया है, जिसमें आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सरकार ने जुलाई 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इसमें राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप के विकास के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में गुणवत्तापूर्ण सुधार की सिफारिश की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे केंद्रीय निधि का समय पर उपयोग करें ताकि बुनियादी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके और ब्लॉक स्तर से शुरू होने वाले स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। डॉ मांडविया ने आज केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। उन्होंने राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की। डॉ मांडविया ने कहा कि महामारी के समय देश के हर जिले और ब्लॉक में क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना सिखाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर बहुस्तरीय स्वास्थ्य का बुनियादी नेटवर्क बनाने के लिए सहकारी और सहयोगी भावना से काम कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिकों को सुलभ, किफायती, गुणवत्तापूर्ण और समान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए उनके प्रयासों में समर्थन देने के प्रति प्रतिबद्ध है। बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 208 करोड़ 31 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 6,10,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी अवधि के दौरान देश में 8,813 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 1,11,252 रोगियों का इलाज किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.56% है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं की पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदर्शन आधारित निधि आवंटित करने की घोषणा की है। प्रदर्शन आधारित निधि आवंटन से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी। एनएचए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ आरएस शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के पंजीकरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से आम जनता को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के ज्यादा लाभ मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के राष्ट्रीय स्तर के पंजीकरण में मदद करेंगे। वर्ष 2025-26 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यालय स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देखते हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे एफएम गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों पर बल देते हुए कहा है कि इसकी प्रणाली में कमियों से इसकी संरचना में अपर्याप्तता परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधारों और निर्णय प्रक्रिया का लोकतांत्रिकरण नहीं करने से इसकी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। श्री सिंह ने आज मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि भारत का आह्वान सुधारों के रूप में संयुक्त राष्ट्र को बहुस्तरीय बनाना और सुरक्षा परिषद में ऐसे सुधार करना है जो समसामयिक वास्तविकता को परिलक्षित करता हो। उन्होंने कहा कि प्रमुख शक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में समय के अनुरूप बदलाव करने से इंकार कर दिया और 1945 के बाद उभरती हुई भू राजनीतिक वास्तविकता, आर्थिक और प्रौद्योगिक प्रगति को अनदेखा किया है। श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को और प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जिससे पूरे विश्व को नेतृत्व मिल सके। India, representing 1/6 of humanity and which has relentlessly contributed to the global security under the United Nations Charter, doesn't have a fair share in the decision-making structure of the United Nations Security Council on a permanent basis. India has demonstrated its deep commitment to the goal of universal, non-discriminatory and verifiable nuclear disarmament, remaining ever active in the world's single multilateral negotiation forum Conference on Disarmament. हिंद प्रशांत क्षेत्र पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद महासागर के मध्य में होने के कारण भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुक्त, खुले, सुरक्षित और समावेशी बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत का ध्यान हिंद महासागर में क्षेत्रीय नौवहन सहयोग पर है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी आज से 3 देशों नॉर्वे, आइसलैंड और माल्टा की यात्रा पर जा रही हैं। यात्रा के पहले चरण में वो आज से बृहस्पतिवार तक नॉर्वे की यात्रा पर रहेंगी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो की यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री एनिकेन हुइटफेल्ड से मुलाकात करेंगी। वे अरेंडल में जलवायु और पर्यावरण मंत्री स्पेन बतेट के साथ भारत नॉर्वे हरित ऊर्जा सहयोग पर समूह चर्चा में भी भाग लेंगी। शुक्रवार और शनिवार को आइसलैंड यात्रा के दौरान सुश्री लेखी रिग्जाविक में विदेश मामलों के मंत्री थोरिडिस कोलबर्न गिल्फर्ड के साथ चर्चा करेंगी। वे संस्कृति और व्यापार कार्यों के मंत्री लिल्जा आल्फ्रेड डॉटिर से भी मुलाकात करेंगी। वे संसद के अध्यक्ष बिरगेर अनमनसन के साथ शिष्टाचार भेंट करेंगी। श्रीमती लेखी रविवार को यात्रा के तीसरे चरण की शुरूआत माल्टा से करेंगी। वो माल्टा के राष्ट्रपति डॉ जॉर्ज वेला से शिष्टाचार भेंट करेंगी और विदेश तथा यूरोपीय कार्यों और व्यापार मंत्री डॉ इयान बोर्ग के साथ चर्चा करेंगी। वो पर्यटन मंत्री के साथ साथ राष्ट्रीय विरासत, कला और स्थानीय सरकार मंत्री से भी मुलाकात करेंगी। द्विपक्षीय बैठकों के अलावा सुश्री लेखी प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करेंगी और 3 देशों में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में सांस्कृतिक और योग कार्यक्रमों में भाग लेंगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का आवंटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह और लोक प्रशासन अपने पास रखे। तेजस्वी प्रसाद को स्वास्थ्य और सड़क निर्माण विभाग मिले। रक्षा मंत्री ने संचालन तैयारी बढ़ाने के लिए स्वदेश विकसित उपकरण और प्रणाली सेना को सौंपी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नागरिकों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के लिए नागरिक सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बुनियादी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से कार्यान्वयन में केंद्रीय निधि का समय से उपयोग करने को कहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में व्यापक सुधार पर बल दिया। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अब तक 6 करोड़ से अधिक तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की गई। पहलगाम में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या 60 हुई और कोलकाता में डूरन कप फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में ताजा समाचार मिलने तक एफसी गोवा ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब पर 1-0 की बढ़त बना ली थी। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अब तक तिरंगे के साथ 6 करोड़ से अधिक सेल्फी अपलोड की जा चुकी हैं। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लोगों को अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने को प्रोत्साहन देने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना मजबूत करने और जन भागीदारी की भावना के अनुरूप आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है।
संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए समस्त राष्ट्र एक साथ आ गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता की भावना के प्रतीक के रूप में समाज के विभिन्न वर्गों में उत्साह था। स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अभियान के तहत चंडीगढ़ में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। श्रीनगर के जिला प्रशासन ने इस अवसर पर बख्शी स्टेडियम में 1850 मीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का रिकॉर्ड बनाया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। देश का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता से अब तक 75 वर्ष के दौरान लोगों तक सूचना और समाचार प्रदान कर रहा है। देश की 1 अरब 30 करोड़ से अधिक जनसंख्या तक इसकी पहुंच है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आजादी के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का प्रसारण किया जाएगा। आज की कड़ी में महात्मा गांधी के पहली बार और केवल एक बार आकाशवाणी के स्टूडियो में आने से जुड़े अनूठे घटनाक्रम की जानकारी दी जाएगी। महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को नई दिल्ली के ब्रॉडकास्टिंग हाउस में आकाशवाणी के स्टूडियो का दौरा किया था। आकाशवाणी के माध्यम से उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले लोगों और कुरुक्षेत्र में डेरा डाले हुए शरणार्थियों को संबोधित किया था। महात्मा गांधी ने स्टूडियो पहुंचकर रेडियो के बारे में कहा था कि ये एक अद्भुत चीज है और इसमें मुझे शक्ति दिखाई देती है जो भगवान की चमत्कारी शक्ति है। घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। महात्मा गांधी ने 20 मिनट तक रेडियो पर बात की थी, जिसमें राष्ट्रपिता ने शरणार्थियों से अपील की थी कि वे धैर्य और दृढ़ता के साथ स्थिति का सामना करें। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता तो उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है। गांधी जी की आकाशवाणी स्टूडियो की एकमात्र यात्रा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 12 नवंबर को देश में लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने स्वतंत्रता सेनानी उंदीवीरन के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। डॉक्टर मुरुगन ने आज कहा कि स्मारक टिकट 20 अगस्त को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में जारी किया जाएगा।
असम में राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने कल असम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में एक दिन का ये विशेष सत्र बुलाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुवाहाटी के दिसपुर में इस सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र कल से मुंबई में शुरू होगा। इससे पहले आज संवाददाता सम्मेलन में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने मांग की कि राज्य को सूखाग्रस्त घोषित किया जाए तथा किसानों और खेत मजदूरों को पर्याप्त वित्तीय सहायता की भी घोषणा की जाए। राज्य सरकार की आलोचना करते हुए श्री पवार ने कहा कि विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पारंपरिक चाय आयोजन का बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करने वालों के लिए ऑल इंडिया रेडियो हर शनिवार रात 9:30 बजे लाता है कार्यक्रम अभ्यास, जिससे भाग लेने के लिए आपको 9289094044 पर सवाल व्हाट्सएप करने होते हैं या फिर abhyas.airnews@gmail.com पर सवाल भेजने होते हैं। इस बार का विषय है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज और प्रश्न भेजने की अंतिम तारीख 16 अगस्त। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या 7 हो गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की 4वीं और 5वीं बटालियन के जवानों को ले जा रही बस आज दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में पहलगाम के पास जिगमौर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बस श्री अमरनाथ जी मार्ग पर पोशपत्री शिविर से लौट रही थी। बस में आईटीबीपी के 49 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 कर्मियों सहित 41 जवान बैठे थे और ये जम्मू जा रही थी। बस फिसलकर 250 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दुर्घटना में मारे गए जवानों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियों की साफ सफाई को जन आंदोलन में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने सभी नदियों को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस कार्य में जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज हमारा देश दुनिया के सबसे कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वाला देश है। ये जो दोनों विपरीत ध्रुव हैं, इनको यदि एकाकार करना है और हमारे जल स्रोतों को संरक्षित कर उन्हें निर्मल और अविरल यदि बनाना है, तो सरकार अपनी दृष्टि से अपने प्रयास तो करती है, उसके साथ में आम जनता को, जनमानस को जोड़ करके इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 379 अंक बढ़कर 59,842 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 127 अंक बढ़कर 17,825 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की मजबूती से 79.39 प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य मामूली बढ़त से $95.45 प्रति बैरल पर था। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर WPI पिछले महीने की 15.1
13.18% के मुकाबले कम होकर जुलाई में 13.93% हो गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य कम होने के बल पर थोक मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। ये लगातार दूसरा महीना है जब थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही, लेकिन पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक ये लगातार 16वां महीना है जब ये दर दहाई के आंकड़े में बनी हुई है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जुलाई में खुदरा मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति CPI भी पिछले महीने के 7.01% के मुकाबले कम होकर 6.71% दर्ज हुई। कोलकाता के युवा भारती क्रीड़ांगन डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में इस समय FC गोवा और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें एक-एक गोल से बराबरी पर थीं। टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी पश्चिम बंगाल, असम और मणिपुर कर रहे हैं। विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा के नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से ये निर्णय लिया गया है। भारतीय फुटबॉल महासंघ को अपने 85 साल के इतिहास में पहली बार फीफा से निलंबन झेलना पड़ा है। इस वजह से अब भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप टल गया है। फुटबॉल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में निलंबन के कारणों और भविष्य की संभावनाओं की जानकारी दी। जहां तक सस्पेंड किया गया है वो इस वजह से हुआ है कि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट किया है कमेटी ने वो पसंद नहीं आया काफी लोगों, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेट एसोसिएशन ही वोटिंग राइट्स वाली होंगी। ये जो प्लेयर्स का उन्होंने इंक्लूड किया है नामी प्लेयर्स को कि वो भी वोटिंग राइट्स होगा, इस पे उनको ऑब्जेक्शन है। और अगर स्टेट ही वोटिंग राइट्स है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो सबके सब उस हिसाब से ही वोट देंगे जिस हिसाब से कुछ खास लोग चाहते हैं। बट मेरे ख्याल से ये सस्पेंशन जो है जल्दी ही रिवोक हो जाएगा, क्योंकि जो कमेटी है चाहे वो याकूब कुरैशी फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, चाहे भास्कर गोंगले फॉर्मर इंडियन कैप्टन, वो सब इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि थोड़ा बहुत उलटफेर करके वो फीफा को राजी कर लेंगे। लेकिन फीफा को इतना हार्श डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, पर्टिकुलरली उनको अंडर 17 को छोड़ देना चाहिए था। और ये वो चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो सबमिट हुआ है उसमें कुछ चेंजेस हों, इस वजह से फीफा ने ये सस्पेंड किया है। राष्ट्र आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। सार्वजनिक जीवन और भारत के विकास में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। श्री वाजपेयी प्रखर राजनेता के साथ कवि भी थे। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज श्री वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और वरिष्ठ नेता आज सुबह अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल गए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि वाजपेयी जी महान वक्ता, विद्वान और कवि थे तथा वो अपने भाषण से जनता का मन मोह लेते थे। आज पारसी नववर्ष नवरोज मनाया जा रहा है। पारसी समुदाय का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। आज के दिन लोग अग्यारी या अग्नि मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं। पारसी समुदाय के लोग एक दूसरे से मिलते हैं और पारसी व्यंजन भेंट करते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पारसी नववर्ष के अवसर पर सभी देशवासियों और विशेष रूप से पारसी भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। सरकार ने इस दावे को फर्जी बताया है कि केंद्र सरकार सभी आधार कार्ड धारकों को 4,78,000 रुपए का ऋण उपलब्ध करा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार मंत्रिमंडल में विभागों का आवंटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह और लोक प्रशासन अपने पास रखे। तेजस्वी प्रसाद को स्वास्थ्य और सड़क निर्माण विभाग मिले। रक्षा मंत्री ने संचालन तैयारी बढ़ाने के लिए स्वदेश विकसित उपकरण और प्रणाली सेना को सौंपी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नागरिकों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के लिए नागरिक सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बुनियादी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के तेजी से कार्यान्वयन में केंद्रीय निधि का समय से उपयोग करने को कहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था में व्यापक सुधार पर बल दिया। हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अब तक 6 करोड़ से अधिक तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड की गई। पहलगाम में सड़क दुर्घटना में मृतकों की संख्या 7 हुई और कोलकाता में डूरन कप फुटबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में ताजा समाचार मिलने तक एफसी गोवा और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर था। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।